उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे धनपुर में मौसम अचानक करवट बदल चुका था। बारिश की बूंदें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी किसी गम में रो रहा हो। झोपड़पट्टी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रघु, उसकी पत्नी चंपा और 7 साल की बेटी गुड़िया रहते थे। अरे चंपा, इस बार की बारिश तो कुछ ज्यादा ही बेरहम निकली। देखो ना, फिर से छत टपकने लगी है। अब खाट भीग गई तो हम कहाँ सोएंगे? हाँ जी, गुड़िया भी बार बार खांस रही है। एक ओर छत से पानी टपक रहा है, दूसरी ओर खिड़कियां टूटी हैं। हवा सीधी अंदर आ रही है। कुछ कीजिए ना। ठीक है, मैं सुबह साहब के बंगले पर जाकर मदद मांगूंगा। अगर वो कुछ उधार दे दें तो छत की मरम्मत करवा लूंगा। अगले दिन सुबह रघु अपने पुराने मालिक भानु प्रताप चौधरी के बंगले पर पहुंचता है। मालिक बरामदे में कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था और नौकर को डांट रहा था। नमस्ते मालिक, एक बात कहनी थी। अब क्या चाहिए रघु? मालिक, पिछले 3 दिन से झोपड़ी में पानी भर रहा है। गुड़िया को बुखार भी चढ़ गया है। छत और खिड़कियां टूट चुकी हैं। अगर कुछ पैसे उधार मिल जाएं तो मैं मरम्मत करवा लूंगा। मेहनत से चुका दूंगा मालिक। उधार? तू क्या चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है? पहले ही ज्यादा एहसान कर दिए तुझ पर। और सुन, अब तू काम पे मत आना। तू जैसे लोग बरसात के कीड़े हैं, जितने कम हो उतना अच्छा। रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन भानु प्रताप अंदर चला जाता है। मालिक, कम से कम नौकरी तो मत छीनिए। रघु की पुकारें बारिश की आवाज में डूब जाती हैं। रघु बिना काम के दिन भर शहर में इधर उधर भटकता है, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिलता। शाम तक वह वापस झोपड़ी लौटता है तो देखता है कि अंदर तक पानी भर चुका है। गुड़िया तेज बुखार में कांप रही थी। आप कहाँ रह गए थे? देखो, गुड़िया की हालत देखो। अब क्या करें? हाँ चंपा, गुड़िया को फीवर तो बहुत ज्यादा है। मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया और मेरी कोई मदद भी नहीं की। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, इसलिए आने में देर हो गई। जी, आप अपनी बहन कमला से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं मांग लेते? वह आपकी बहन है, आपकी जरूर मदद करेगी। फिर पैसे आने पर हम लोग लौटा देंगे। तुम ठीक कहती हो चंपा। मैं अभी कमला के घर जाता हूँ और कुछ पैसे उधार लेकर गुड़िया के लिए दवा लेकर आता हूँ। तब तक तुम गुड़िया का ख्याल रखना। रामू की एक बहन थी, कमला। शहर में रहती थी और बहुत अमीर थी। बारिश में भीगते हुए, कांपते बदन और सूजी हुई आंखों के साथ रघु अपनी बहन कमला के घर पहुंचे। कमला, जरा दरवाजा खोलो। कौन है? मैं देखती हूँ। रघु भैया, आप इतनी बारिश में आप यहाँ क्यों आए हैं? कमला बहन, मेरी गुड़िया की तबीयत बहुत खराब है। तुम कुछ पैसे मुझे उधार में दे दो। काम मिलते ही मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। भैया, मेरे पास पैसे तो नहीं है। आज ही बंटी के पापा ने सारे पैसे ले जाकर अपने व्यापार में लगा दिए। बहन, तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आया था। थोड़े बहुत भी है तो मदद कर दो। मैं कसम खाकर कहता हूँ, पैसा आते ही मैं तुम्हें अवश्य लौटा दूंगा। भैया, आप किसी और से मदद ले लो। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ऐसा कहकर कमला दरवाजा लगा लेती है। कौन था भाग्यवान दरवाजे पर? अजी, मेरा भाई रघु था। उसकी बेटी बीमार थी तो मेरे पास आ गया पैसा मांगने। मेरे घर में कोई बैंक अकाउंट नहीं है जो मैं सबको पैसा बांटते फिरूं। अरे कमला, वह तुम्हारा सगा भाई था। दे देती पैसा, घर में तो पड़ा हुआ ही है ना। अजी, आप चुप ही करो। एक बार दे दूंगी तो बार बार मांगेगा। इधर रघु दिल में दर्द और आंखों में आंसू लिए घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मंदिर मिला। यह कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? घर में खाने को अनाज नहीं, रहने को ठीक से घर नहीं, बेटी बीमार और एक रिश्तेदार भी मुसीबत में साथ नहीं देते। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने चंपा से कहा था कि मैं दवा लेकर आऊंगा। मैं उसे क्या जवाब दूं कि मेरी बहन ने पैसे देने से मना कर दिया। ये सब बातें रघु अपने आप से कर रहा था। तभी मंदिर में एक साधु बाबा रघु की सारी बात को सुन रहे थे। वह रघु के पास आए और बोले, बेटा, अपनी आंसू पूछो। मैं तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया हूँ। जब मुसीबत आता है तो कोई साथ नहीं देता है। चिंता मत करो, तुम इस मंदिर में आए हो, खाली हाथ लौट कर नहीं जाओगे। ये 2 सोने के सिक्के रख लो, अपनी बेटी का इलाज कर लेना और कुछ पैसे व्यापार में लगा देना। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आपका उपकार कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। अच्छा ठीक है, जाओ अब अपने घर जाओ। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे बीवी इंतजार कर रहे हैं। वह 2 सोने के सिक्कों को लेकर रघु बहुत खुश हो जाता है और अपनी बेटी की दवा लेकर घर को लौटता है और सारी कहानी अपनी पत्नी चंपा को बताता है। वो साधु बाबा तो जैसे हमारे लिए भगवान बनकर आए थे। जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है तब कोई अजनबी इस तरह मदद करे, ये चमत्कार ही तो है। सच कहा तुमने। खैर, अब इन सोने के सिक्कों से सबसे पहले घर की मरम्मत कराते हैं, फिर थोड़ा सा माल खरीदूंगा, ठेला और आलू लेकर व्यापार शुरू करूंगा। अब बस मेहनत करनी है। रघु ने पहले अपने जर्जर घर की मरम्मत करवाई, फिर बाजार से ठेला और आलू खरीदकर अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया। एक नई उम्मीद के साथ उसकी जिंदगी ने एक नई दिशा ली। हे आलू ले लो भाई, आलू आलू ले लो। आपके गांव में आ गया है रघु आलू वाला। बड़ी सस्ती में आलू बिक रहे हैं, मात्र 15 रुपए किलो। आलू ले लो, आलू। गांव की हर गली में घूम घूम कर रघु आलू बेचने लगा, पर रघु की आलू किसी ने नहीं खरीदे, क्योंकि गांव के हर लोगों के पास थोड़ी बहुत खेत होते हैं जिसमें वह लोग अपनी आलू की खेती किया करते थे। रघु का चेहरा उतर जाता है। थके हुए कंधे, भीगे कपड़े और मायूसी लिए वो ठेले को धक्का देते हुए घर लौटता है। चंपा, अब आलू लाकर गलती कर दी, किसी ने खरीदा ही नहीं। अब तो सोने के सिक्के भी लग गए इसमें, क्या होगा हमारा? रघु, हिम्मत मत हारो। एक बात बताऊं, बरसात में लोग गर्मा गर्म समोसे खाना बहुत पसंद करते हैं। तुम समोसे बेचने का व्यापार शुरू करो। समोसे? पर इतने सारे आलू का क्या? वही तो कह रही हूँ, ये आलू बर्बाद नहीं जाएंगे। मैं बहुत अच्छे समोसे बनाती हूँ। अगर तू उन्हें बेच सके तो शायद बात बन जाए। मगर कोई खरीदेगा भी तो ना? क्यों नहीं, स्वाद अच्छा होगा तो खरीदेंगे ही। कोशिश तो करो। अगले दिन रघु ठेले पर गर्मा गर्म समोसे लेकर गांव की गलियों में जाता है। बरसात की खुशबू में समोसे की सुगंध फैल रही है। एक देना बेटा, जरा छक्कर देखूं, क्या खास है तेरे समोसे में? समोसा खाते ही बुजुर्ग की आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, क्या स्वाद है! मसाला तो एकदम जादू है। ऐसा समोसा तो मैंने शहर में भी नहीं खाया। बाकी लोग भी उत्साहित होकर पास आने लगते हैं। मुझे 2 देना भैया। 4 समोसे देना, बच्चों को भी खिलाऊंगा। रघु का ठेला धीरे धीरे खाली हो जाता है और उसके समोसे की चर्चा पूरे गांव शहर में फैल जाती है। जब ये बात रघु की बहन कमला को पता चलता है तो उसके अंदर एक जलन की भावना आ जाती है। वो मेरे घर भीख मांगने आया था, अब मुझसे आगे निकल गया। नहीं, मैं इसे बर्बाद करके रहूंगी। कमला ने अपने 2 नौकरों को बुलाया और उसके कानों में कुछ फुसफुस आया। अगली सुबह होते ही जब रघु समोसे लेकर गांव की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसे 2 गुंडे उसे रोक लेते हैं। देख रघु, आज के बाद तू इधर समोसे बेचने नहीं आएगा। पर क्यों नहीं आ सकता? बता तो दे। मैंने कहा ना, इधर नहीं आ सकता। मेरी इधर अच्छी कमाई है, मैं इधर ही समोसे बेचने आऊंगा। हमसे जुबान लगाता है, बहस करता है, ये ले अब तू देख। ऐसा कहकर कमला के दोनों नौकरों ने रघु के समोसे के ठेले को गिरा देता है। जमीन पर सारे समोसे बिखर जाते हैं और रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़ी उदास मन से रघु अपने घर चला जाता है और घर जाकर किसी से कुछ नहीं कहता। रघु उठिए ना, आज क्या आपको समोसे बेचने नहीं जाना? मैंने ठेले पर समोसे रख दिया है। चंपा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं आज समोसे बेचने नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम आराम करो रघु, मैं आज समोसा लेकर गांव में बेचने जा रही हूँ। तू गांव गांव घूमेगी? हाँ, क्यों नहीं? औरत हूं तो क्या हुआ? जब घर में जिम्मेदारी हो तो स्त्री पुरुष का फर्क नहीं देखा जाता। तू अब आराम करेगा और मैं व्यापार संभालूंगी। समोसे ले लो, गरम गरम समोसे ले लो, चटपटी चटनी के साथ ले लो। एक बार खाओ, बार बार आओ।
समोसे ले लो। ऐसे सुनते ही गांव के लोग अपने अपने घरों से समोसे खाने निकलते हैं और इस बार चंपा को देखकर कई औरतें चकित हो जाती हैं। अरे चंपा, तुम बेच रही हो समोसे? दीदी, अब रघु की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। स्वाद वही है, चंपा के हाथ का। इस बार तो चंपा के सारे समोसे हाथों हाथ तुरंत बिक जाते हैं और उसकी बहुत ही अच्छी कमाई होती है। ये सब खड़ा होकर कमला दूर से ही देख रही थी। वह गुस्से से तमतमाकर घर जाती है और अपनी नौकरों पर चिल्लाते हुए बोलती है। दोनों भागते हुए कमला के पास पहुंचते हैं। जी मालकिन, बताइए। अरे तुम दोनों महामूर्ख हो क्या? मैं तुम लोगों को रघु और चंपा का व्यापार चौपट करने के लिए 10,000 रुपया दिया था। अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? मालकिन अपने जैसा कहा, हम लोगों ने वैसा ही किया था। अब तुम लोगों को कुछ नया उपाय सोचना होगा जिससे चंपा और रघु दोनों में से कोई भी समोसा बेच ना सके। मालकिन आप चिंता मत कीजिए, वैसा ही होगा। मेहनत चंपा और रघु की होगी और कमाई हमारी। अब वह दोनों कमला के नौकर चंपा के घर निगरानी करने लगते हैं। चंपा और रघु दोनों घर के बाहर बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब हमारी कमाई अच्छी होने लगी है, क्यों ना हम अपने बचे हुए पैसे से एक समोसे का दुकान खोले। हाँ, तुम सही कह रही हो चंपा। मैं कल ही जाकर दुकान का पता करता हूँ। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी गांव के मुखिया उनके पास आते हैं और कहते हैं। चंपा, मैंने सुना है कि तुम समोसे बहुत ही अच्छे बनाती हो और साथ में तीखी चटपटी चटनी भी देती हो। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, मुझे 200 समोसे कल शाम तक चाहिए। चंपा इतने बड़े ऑर्डर सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ही बोल पड़ती है। ठीक है मुखिया जी, कल तक आपको समोसे मिल जाएंगे। ये लो 500 रुपए तब तक एडवांस में रख लो, बाकी के पैसे समोसे बनने के बाद दे दूंगा। चंपा पैसे को खुशी खुशी रख लेती है और रात में ही समोसे बनाने की तैयारी में लग जाती है। कुछ देर बाद समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं और सभी को अच्छे से ढककर वे लोग सोने चले जाते हैं। ये सब बाहर खिड़की से खड़े होकर कमला का नौकर सब कुछ देख रहा होता है। चलो भाई, सब कोई सो गया है, अब चलकर समोसा गायब कर देते हैं। फिर कल रघु और चंपा को अपनी बेइज्जती का रोना रोना होगा। फिर दोनों चंपा के घर घुस जाते हैं और चंपा के समोसे की बनी टोकरी लेकर अपने घर चले आते हैं। सुबह होते ही कमला का नौकर पंकज समोसे लेकर गांव में बेचने निकल जाता है। अरे पंकज, तू कमला के घर काम छोड़ दिया क्या? अब समोसा बेचने लगा है? नहीं काकी, कमला मालकिन के घर भी काम करता हूँ। यह मेरा ऊपरी कमाई के लिए मैं समोसा बेच रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, मुझे भी 2 समोसे दे दे, मैं भी तुम्हारे समोसे छक कर देखती हूँ। इधर चंपा और रघु दोनों अपने समोसे की टोकरी ना देखकर बहुत परेशान हो रहे होते हैं। अजी, मैंने सब जगह ढूंढ लिया है, लगता है मेरे समोसे की टोकरी किसी ने चोरी करके ले गया है। अब क्या ही कर सकती हो चंपा, चलो चलकर मुखिया जी को बता देते हैं। वह तो ठीक है, मगर आखिर में हमारे घर में घुसकर किसने समोसे चोरी किया होगा? बिना देखे किसी पर शक करना भी ठीक नहीं है। अब हम लोगों को गांव वाले कोई आर्डर नहीं देंगे और ना ही हम पर भरोसा करेंगे। वे दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हुए मुखिया जी के घर पहुंच जाते हैं। मुखिया जी, हमारे घर से समोसा किसी ने चोरी करके ले गया है, हमें माफ कर दीजिएगा, मैं आपका ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया। यह लीजिए आपके 500 रुपए। अरे रघु, तुमने तो समोसा बनाया था ना, तो तुम्हारे लागत तो लगी होगी और समोसे चोरी हो गई, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? रख लो तुम वह 500 रुपये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, मुझे लगा कि आप मुझ पर गुस्सा करोगे, पर आप तो बहुत ही नेक दिल इंसान निकले। जब वे दोनों मुखिया जी के घर से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में देखते हैं कि कमला का नौकर पंकज समोसे बेच रहा था। चंपा को थोड़ा शक हुआ। अजी देखिए ना पंकज को, लगता है वह हमारे घर की ही समोसे की टोकरी है। अरे नहीं चंपा, अब बाजार में हमारे जैसे टोकरी लाखों बिक रहे होंगे, तो इसका मतलब यह थोड़ी ना कि वह हमारा समोसा चुराया हो। रात का समय है, चंपा उदास है, पर उसकी आंखों में एक दृढ़ता है। रघु पास बैठा है, दोनों ने दिन भर कुछ नहीं खाया। हर बार मेहनत करते हैं, लेकिन कोई ना कोई आकर सब कुछ छीन लेता है। कब तक सहेंगे चंपा? अब और नहीं रघु,
मैं चुप रहकर कमजोर नहीं बनना चाहती। अब की बार जो समोसे चोरी करेगा वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। रंगे हाथों? तू क्या सोच रही है? आज रात मैं फिर समोसे बनाऊंगी, लेकिन इस बार समोसे के आटे में हल्का सा लाल रंग मिलाऊंगी। जो भी समोसे खाएगा उसके हाथ मुंह में रंग लग जाएगा। वाह चंपा, अब तू ना सिर्फ स्वादिष्ट समोसे बनाती है बल्कि दिमाग भी बड़े व्यापारियों वाला लगाती है। चल, मैं साथ देता हूँ। चंपा आटे में लाल रंग पाउडर, हल्दी और खाने योग्य रंग के मिश्रण से मिलाती है। देख रघु, रंग ज्यादा नहीं डालूंगी ताकि समोसे की शक्ल सूरत पर फर्क न पड़े, लेकिन जब कोई इन्हें छुएगा या खाएगा तो रंग उसके हाथों और होठों पर दिख जाएगा। समोसे बनते हैं, एक एक कर सुनहरे होकर टोकरी में सजा दिए जाते हैं। चंपा और रघु उन्हें ढक कर रखते हैं और कमरे की बत्ती बुझाकर सोने चले जाते हैं। अरे ध्यान से घर में घुसना, कल भी समोसे चुराए थे, वह लोग कहीं देख ना ले। अरे तुम चिंता मत कर, तू बाहर खड़ा होकर देख, मैं सारे समोसे लेकर आता हूँ। पवन, मजा ही आ गया। मेहनत कोई और करता है और पैसा मैं कमाता हूँ। कल मेरी अच्छी कमाई हो गई थी समोसे बेचकर, फिर देख आज तो और भी अच्छी कमाई होगी। देखने में काफी सुंदर लग रहा है। ये सब तो ठीक है पवन भाई, मगर कुछ पैसे मुझे भी दे दिया करो, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही रहता हूं ना। चंपा सुबह जल्दी उठती है और समोसे की टोकरी के गायब होने की पुष्टि करती है। वह रघु को उठाती है। रघु, वही हुआ, टोकरी फिर गायब है। अब देखो क्या होता है, रंग ने काम किया है या नहीं। मैं थोड़ा गांव घूम कर आती हूँ। गोलू बेटा, ये समोसे कहाँ से लाए? ये तो पापा ने पंकज अंकल से खरीदे हैं, बहुत टेस्टी हैं। देखो आंटी, हाथ भी लाल हो गए। चंपा की आंखों में तेज चमक आ जाती है। बस अब शक यकीन में बदल गया। वही पंकज, कमला दीदी का नौकर। चंपा अपनी पति रघु के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। चलो चंपा, अब मुखिया जी को सारी बात बताते हैं। मुखिया जी हमें न्याय दिला सकते हैं। रघु और चंपा दोनों मुखिया जी के पास पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं। फिर मुखिया जी पंचायत बुलाते हैं। लोग जमा हैं। चंपा, रघु, कमला और पंकज सब मौजूद हैं। पंकज, एक सवाल है, तुम्हारे हाथ और मुंह लाल क्यों हैं? मुखिया जी, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वह समोसे में मसाला मिलाया था, इसीलिए शायद लाल हो गए होंगे। और मैं चंपा रघु के समोसे नहीं चुराया है। अजीब बात है पंकज, मैंने तो अभी तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम समोसे चुराए हो, फिर तुमने खुद ही नाम लिया। मुखिया जी, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो बेटा। मैंने समोसे के आटे में लाल रंग का पाउडर मिलाया था ताकि चोर का पता चल सके, और ये जो समोसे गोलू खा रहा था उन्हीं से उसके हाथ और मुंह रंगे थे। यही नहीं, वो समोसे पंकज से खरीदे गए थे। रामू, जा पंकज की घर से एक समोसा ले आ। रामू दौड़कर जाता है और समोसा लाकर मुखिया जी को देता है। समोसे में वही लाल रंग है। अब बोलो पंकज, क्या तुमने चंपा के समोसे चुराए? मुखिया जी, सच्चाई से भाग नहीं सकता। हाँ, मैंने समोसे चुराए, लेकिन मेरे पीछे असली वजह कमला मैडम है। उन्हीं के कहने पर मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिए। कमला की आंखें नीचे झुक जाती हैं। पूरा गांव उसकी ओर देख रहा है। कमला, क्या ये सच है? अपने भाई की मेहनत को तुमने जलन से मिटाने की कोशिश की? हाँ, मैंने बहुत बड़ी भूल की। जब रघु मदद मांगने आया था, मैंने उसे घर से लौटा दिया। फिर देखा कि उसका समोसा व्यापार चल निकला तो मुझे जलन हुई और मैंने पंकज को भेजा चुपके से समोसे चुराने। दीदी, जब माँ नहीं रही थी, आपने ही हमारा ध्यान रखा। क्या अब मैं इतना गिर गया हूँ कि आप मुझसे जलने लगी? नहीं भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बस कुछ वक्त के लिए लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी। माफ कर दो मुझे। नहीं, तुम लोगों को माफी नहीं मिलेगी। तुम लोग की सजा यह है कि तुम लोग जल्द से जल्द गांव छोड़कर चले जाओ। नहीं मुखिया जी, ये सजा मेरी बहन को मत दीजिए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगली बार से वह ऐसा नहीं करेगी। ठीक है रघु, तुम्हारी जैसी इच्छा।
भाई मैं तुम्हारे साथ इतना गलत किया फिर भी तुम मुझे कोई सजा नहीं दिलवा रहे हो। मैं सबके सामने माफी मांगती हूँ और वादा करती हूँ कि अब गांव की हर मेहनती औरत की मदद करूंगी। अब कमला को अपनी गलती का पछतावा होने लगा और कमला हर दिन अपने भाई रघु की समोसे बनाने में मदद करने लगी। फिर लोग हंसी खुशी अपने जिंदगी जीने लगे। कभी किसी की मेहनत से जलन मत करो। मेहनत की रोटी हमेशा मीठी होती है और जो गलत रास्ता चुनता है वह देर सवेर पकड़ा ही जाता है।